रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। जिस व्यक्ति के पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, वह सुखी हो सकता है। सच्चा सुख मन का सुख होता है। अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हम खुश रह सकते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह की बातें हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने आसपास के लोगों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पुस्तकों के माध्यम से हमें ये सब बातें बताई जाती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया है तो यानी कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई है। लेकिन क्या ये वास्तव में सही है? क्या इतना ही काफ़ी है? अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो शायद मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी बड़ी नहीं थी, इतना बड़ा मार्केट भी नहीं था, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं थे, उत्पाद भी नहीं थे। मान लीजिए मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, पहनने को कपड़ा है, रहने को घर है, तो मैं दिखावा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। लेकिन मेरे पास 2 वक्त की रोटी से ज़्यादा खाने को है और बहुत ज़्यादा वैरायटी है मेरे खाने में, और साथ में मैं और नया-नया खाना खरीदना चाहती हूँ, नए-नए उत्पाद मैं लेना चाहती हूँ। और इस तरह की प्रवृत्ति जब हम अपनाते हैं तो धीरे-धीरे ये बढ़ती हुई चली जाती है। फिर हमारी ज़रूरत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये जो संस्कृति है ये उपभोक्तावाद की संस्कृति बन जाती है और हम दिखावा करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे-धीरे हम महँगा खाना खरीदना शुरू करते हैं, बड़े-बड़े होटल में जाना शुरू करते हैं और हमें लगता है कि हम जितना महँगा खाना खरीद सकते हैं, वो चाहे हमारे लिए सेहतमंद हो या ना हो, लेकिन उससे हमें तृप्ति मिलने लगती है और ये जो भूख होती है दिखावे की संस्कृति की, कभी शांत नहीं होती। अब मान लीजिए मेरी ज़रूरतें 2 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन 2 जोड़ी की बजाय मेरे पास 20 जोड़ी कपड़े हैं, यानी कि मैं उन नए-नए कपड़ों को दिखाना चाहती हूँ और ये दिखावे की संस्कृति बन जाती है। मेरे पास एक छोटा-सा घर है जिसमें मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, लेकिन मेरे पास अब एक आलीशान बंगला है और इससे भी बड़ा बंगला मुझे चाहिए। तो कुछ ऐसी ही स्थिति आज के दौर में हो रही है, जो बहुत सारे लोगों के साथ हम कह सकते हैं इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। आज हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। डीबीएससी बोर्ड के द्वारा इकाई 4 के पाठ्यक्रम में इस पाठ को शामिल किया गया है। ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आसानी से आप ये पढ़ सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी आपको कहीं पर भी मिल सकती है। उपभोक्तावाद की संस्कृति से संबंधित जो जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पीडीएफ के फॉर्म में है और इसे ncrtbooks.in वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो एनसीईआरटी बुक्स का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस जानकारी को, इस पीडीएफ को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया। आज हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं, इसका वाचन करने वाले हैं, इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं और इससे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्यामा चरण दुबे जी इस पाठ के लेखक हैं। श्यामा चरण दुबे जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में होता है, आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं, और नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विभाग में उन्होंने पीएचडी की है और साथ में उनकी मृत्यु होती है 1996 में। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं हिंदी में और उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। मानव और संस्कृति आप यहाँ पर देख सकते हैं, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी ये प्रमुख पुस्तकें हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इन पुस्तकों को लिखने के साथ साथ ये विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, अध्यापन कार्य इन्होंने किया है। जीवन, समाज और संस्कृति के बहुत सारे जो समस्याएं हैं, विषय हैं, उनका विश्लेषण किया है और लोगों तक अपनी बात को रखा है। साथ में भारत की जो जनजातियां हैं, ग्रामीण समुदाय है, उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं और उनकी तरफ, उनकी समस्याओं की तरफ बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ बहुत ही सीधी और सहज भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो हमारा पाठ है वो निबंध विधा में लिखा गया है, इसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत पहले इस पाठ को लिखा गया था और आज के समय में अगर हम इसको जोड़कर देखते हैं तो ये समस्या और बढ़ती हुई चली जा रही है। उपभोक्तावाद की संस्कृति का इतना तेजी से विकास हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं जीवन के मूल्यों को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं। वास्तविक खुशी हमें नहीं मिल पा रही है।
कितनी बार आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं एडवर्टाइजमेंट के रूप में, विज्ञापन के रूप में, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आसपास जानकारी के माध्यम से हम देखते हैं, उनकी हमें ज़रूरत होती भी नहीं है लेकिन फिर भी हम उन्हें खरीद लेते हैं। और विज्ञापन की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें एक बार हम प्रवेश कर जाते हैं तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग भी हम कर सकते हैं और किस तरह से उत्पाद के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट में इतना अच्छा और आकर्षक उसे बताया जाता है कि हमारा मन करता है क्यों ना हम इसे खरीद लें। और धीरे धीरे हम एक तरह से ये आदत बन जाती है और ये फिर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करता बल्कि एक लत का रूप ले लेता है। ऑनलाइन शॉपिंग करना भी एक बहुत बुरी लत है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद करते हैं और साथ में उनको मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है, उनको एक तरह से बीमारी हो जाती है। तो ये समस्याएं आज के जीवन से जोड़कर हम देख सकते हैं और यहाँ पर लेखक के बारे में जानकारी के साथ साथ यहाँ पर देखो बहुत ही कम शब्दों में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में यही खास बात होती है। एक तरह से पाठ का जो मूल सार है, पाठ की जो मूल बातें हैं वो यहाँ पर लिखी गई है। आइए इनको भी पढ़ लेते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है, बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है कि एक तरह से हम बाजार में इतने उत्पाद हैं कि उन सभी को हम प्रयोग करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है, लेकिन मार्केट में है, हमें ख़रीदना है, हमें दिखावा करना है। एक जोड़ी कपड़ा है लेकिन हमें 10 जोड़ी कपड़े चाहिए, 10 जोड़ी हैं फिर हमें 100 जोड़ी कपड़े चाहिए दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। और इस तरह से ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो हमारे मन के सुकून को छीन लेती है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, छोटी से छोटी वस्तु से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु के विज्ञापन मार्केट में भरे पड़े हैं और जो कितने सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिनकी मार्केट में भी ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है कि टूथपेस्ट के लिए भी इतनी सारी कंपनियां हैं कि हम ये निश्चित ही नहीं कर पाते कि कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट बहुत अच्छा है। मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, एक छोटी से छोटी वस्तु बनाने के लिए, एक छोटी से छोटी सुई बनाने के लिए भी न जाने कितनी सारी कंपनियां आ गई हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है कि उसकी क्वालिटी है उसके ऊपर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग, तो जो बहुत ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, जो बहुत ही उच्च वर्ग के लोग हैं, संपन्न है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, किसने कितनी महंगी ड्रेस पहनी है, पिछले अगर ओकेजन पर, पिछले अगर अवसर पर ये ड्रेस पहनी है तो अभी दोबारा ना पहनी जाए, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखता है। क्योंकि उसी समाज में उच्च वर्ग भी है, मध्यम वर्ग भी है, निम्न वर्ग भी है। तो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। निम्न वर्ग कहीं ना कहीं बहुत ही निचले दर्जे में आ जाता है, वो इतना प्रभावित नहीं भी होता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो निम्न वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं और उच्च वर्ग के बच्चों को देखकर उनके मन में एक तरह से हीन भावना आ जाती है और बहुत सारी दुर्घटनाएं बच्चों के साथ हो जाती हैं। ज़्यादातर जो मध्यम वर्ग होता है वो नकल करता है उच्च वर्ग की। उसको लगता है कि हाँ, मैं उच्च वर्ग की तरह अगर दिखाई दूंगा तो शायद मैं बहुत ही अच्छा कहलाऊंगा, समाज में मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। तो ये जो बात है, ये उपभोक्तावाद की जो अंधी दौड़ में हम शामिल हो गए हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। 100 साल पहले, अभी अभी हम बात कर रहे थे, 150 साल पहले, 200 साल पहले हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, इंसान खुश था, वो सब कुछ कर पा रहा था, सोच पा रहा था, नए नए अनुसंधान कर पा रहा था, रिसर्च कर पा रहा था। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ प्रोडक्ट, उत्पाद को खरीदना और उसको दिखाना, यहीं तक सीमित रह गया है। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ही नहीं पा रहा है। एक तरह से जाल बिछाया गया है और उस जाल में बहुत सारे लोग फंसते हुए चले जा रहे हैं, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो हम सुकून से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इतने सारे उत्पाद आ गए हैं। लोग अगर उनका प्रयोग करेंगे तो उनको हम देखेंगे, उनसे हम प्रभावित होंगे, हमारा भी मन ललचाएगा। और इस तरह की बातें हो भी रही है, हम अपने आम जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। तो ये देखो, ये कुछ पंक्तियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें एक तरह से अंदाजा लग गया है कि जो लेखक है वो पाठ में हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, किस मुद्दे के ऊपर बातचीत होने वाली है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं, इसका वाचन करने वाले हैं और ये आपकी इकाई 4 का हिस्सा है। तो आपकी मिड टर्म की परीक्षाएं हो चुकी हैं, अभी आपको फाइनल परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी है। तो फाइनल परीक्षाओं में भी आपकी 3 इकाई आने वाली हैं, 3 यूनिट आने वाली हैं और उसमें चौथी यूनिट जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पाठ को पूरी तरह से पढ़ने से पहले यहाँ पर शब्दार्थ आप देख सकते हैं।
और साथ में यहाँ पर कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है, क्योंकि पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और ये बहुत नए शब्द आपके लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर विस्तार से इनके बारे में जानकारी दी गई है। आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो सांस्कृतिक अस्मिता एक शब्द का प्रयोग आएगा, तो हमें पता होना चाहिए भाई ये सांस्कृतिक अस्मिता क्या होती है। तो अस्मिता क्या होती है? पहचान होती है, हमारी जो आइडेंटिटी होती है, हमारी जो पहचान होती है, उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? अस्मिता। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। एक सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेल जोल से बनी है। तो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भारत एक विविधता लिए हुए और बहुत ही अलग अलग जाति जनजाति लोगों का समूह है, और इसमें कितनी सारी सांस्कृतिक विविधता है ये हम महसूस कर सकते हैं। इस मिली जुली सांस्कृतिक पहचान को हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। तो हम अलग अलग हैं, यही हमारी खूबसूरती है और यही हमारी पहचान भी है और यही हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का एक मूल कारण भी है। आगे है सांस्कृतिक उपनिवेश। तो उपनिवेश क्या होता है? आपने सुना होगा भारत जो है वो अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है। उपनिवेश होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अगर आक्रमण करके उसको विजित कर लेता है, उसके ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है और फिर वो जो देश है उसके लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उपनिवेश। विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। तो हमारा जो भारत है उनके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, तो अंग्रेजों का ही क्या था? उपनिवेश था। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। तो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति को लाद दिया, अपनी भाषा को लाद दिया, अंग्रेजी भाषा को लाद दिया, जिसका बोझ आज भी हम उठा रहे हैं। आजकल ये ग्लोबलाइजेशन के लिए, वैश्वीकरण के लिए ज़रूरत बन गई है कि दूसरे देशों के साथ वैशुदेव कुटुंबकम की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन जो हमारी भाषा है कहीं ना कहीं उपनिवेश के कारण, कहीं ना कहीं भारत के ऊपर अंग्रेजों की संस्कृति लादने के कारण वो पिछड़ गई है। और किस तरीके से इसका सीधा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चा अपने माता पिता से अपनी मातृभाषा को सीखता है, लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, बचपन से ही दबाव बनाया जाता है कि भाई आपको हिंदी नहीं, आपको इंग्लिश सीखनी है। हालांकि परिवार में हिंदी बोली जाती है और बच्चे के ऊपर लाद दिया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल, और किस तरह से वो तनाव बच्चा महसूस करता है और किस तरह से बच्चा तनाव में रहता है और किस तरह से उसका जो बौद्धिक विकास है बचपन में अपनी मातृभाषा में होना चाहिए था, पूरे अच्छे तरीके से होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगता है। तो हमने भी अंग्रेजी संस्कृति को अपना लिया है, क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने इसको थोपा, तो हम भी उसके आदी हो गए हैं। लंबे समय तक विजित देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत अंग्रेजों का, इंग्लैंड का सांस्कृतिक उपनिवेश है। बौद्धिक दासता। तो बौद्धिक क्या होता है? बुद्धि से संबंधित होता है। तो अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि अपनाई, उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता कहलाता है। तो हमने स्वीकार कर लिया है कि जो अंग्रेजी भाषा है वो श्रेष्ठ भाषा है, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो हमसे श्रेष्ठ है। तो हम बौद्धिक दासता के गुलाम हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति या अंग्रेजी भाषा ही श्रेष्ठ है, हमारी भाषा भी श्रेष्ठ है, लेकिन ये हमारी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। आगे एक और शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, छद्म आधुनिकता। छद्म आधुनिकता। छद्म होता है थोड़ी सी, मतलब पूरी तरह से जो नहीं होती है। आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। यानी कि जो भी नया एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी नया उत्पाद आता है, या जो भी नए लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, उनकी जो सोच होती है, जरूरी नहीं उनको वैसे के वैसे हम अपना ले। अगर उसमें कुछ अच्छा हमें दिखता है तो अच्छे को भी हम स्वीकार करें, उनके बुरे को भी हम देखें कि क्या बुरा है। तो इस दृष्टि को हम क्या कहते हैं? आलोचनात्मक दृष्टि। किसी भी जानकारी के विषय में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर बातचीत करना और एक संतुलन बनाए रखना ही आलोचनात्मक दृष्टि की पहचान होती है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न कर उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं कि दूसरे लोग भी इसे कर रहे हैं तो हमें भी करना है, और एक तरह से बिना आलोचनात्मक दृष्टिकोण के जब हम उसे अपना लेते हैं तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है, जो कि आजकल हमने अपना ली है। तो ये कुछ भारी भरकम शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बारे में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पहले से ही जानकारी दे दी है ताकि पाठ पढ़ते समय हमें समस्या ना आए। तो आइए अब इस पाठ का विस्तार से हम वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि श्यामाचरण दुबे जी ने किस तरह की बातचीत, किस तरह की विचारधारा को हमारे सामने रखा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है।
बात तो बिल्कुल सही है। कितना कुछ बदल रहा है और आगे भी बदलता ही रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है पिछले कुछ सालों से, और आज में कितना परिवर्तन आ गया है और आगे भी बदलता ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, बदलना ही एक सच्चाई है। जब तक हम नहीं बदलेंगे या आगे हम चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम विलुप्त हो जाएंगे। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व क्या होता है? प्रधानता, यानी महत्वपूर्ण बनती हुई चली जा रही है। एक नई जीवन शैली हमारे आसपास विकसित हो रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद उपभोक्ता शब्द से बना है। उपभोक्ता का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उपयोग करना। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, क्योंकि मार्केट में हम देख सकते हैं जो छोटी से छोटी वस्तु है उसके लिए इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे प्रोडक्ट बनते हुए जा रहे, इतने सारे उत्पाद मार्केट में आ गए हैं, बाजार में आ गए हैं कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। यह उत्पादन आपके लिए है, क्योंकि जितने ज़्यादा उत्पाद मार्केट में बाजार में आएंगे उतने ज़्यादा खरीदे जाएंगे, उतने ज़्यादा हम उपयोग करेंगे। आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले बोला जाता था पहला सुख निरोगी काया, और जो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी तो हमें लगता था कि एक व्यक्ति सुखी है, एक परिवार सुखी है। आजकल सुख की व्याख्या बिल्कुल बदल गई है। उपभोग और भोग ही सुख है। जितने ज़्यादा उत्पाद हम प्रयोग करेंगे, जितनी ज़्यादा वस्तुओं को हम खरीदेंगे, उनका उपयोग करेंगे, भोग करेंगे, वही सुख माना जाता है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। सूक्ष्म क्या होता है? बहुत छोटा। एक बहुत छोटा सा बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमृत एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसको पीने से हम अमर हो जाते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और देवताओं ने इसको पिया था और वो अमर हो गए थे। लेकिन अगर अमृत को ज़्यादा मात्रा में हम ग्रहण कर लेंगे तो वो भी जहर की तरह कार्य करेगा, वो हम पचा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर उत्पाद का प्रयोग करना, मार्केट से सामान खरीदना, अपने जीवन को सुख सुविधाओं से पूर्ण बनाना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ें हो जाती है तो वो हमारे लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। वो आपको लुभाना चाहती है, आपको इतने अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप उनको खरीदे बिना रह ही नहीं सकते। आपको लगता है कि अगर ये वस्तु हमारे पास नहीं होगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमें सुख नहीं मिलेगा। जितना हम नई नई वस्तुओं का उपभोग करेंगे उतना ही हम सुखी रह पाएंगे, लेकिन वास्तव में सुख ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब छोटी छोटी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। ये सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। तो आप देख सकते हैं, आज भी आप देख सकते हैं कितने सारे टूथपेस्ट हम विज्ञापन के माध्यम से देखते हैं। और आजकल तो एक नया फॉर्मूला आ गया है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है, और हमें पता ही नहीं कि सच में इनकी ज़रूरत है भी टूथपेस्ट में या नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना आकर्षित हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए, हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए क्या सही है, लेकिन इतने टूथपेस्ट का प्रयोग करने के बाद भी हमारे दांत क्या होते हैं? ख़राब होते हैं, उनमें कैविटी लगती है और दांत गिर जाते हैं, फिर भी दांतों की समस्या है। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब देखो, पेस्ट तो बहुत अच्छा आ गया मार्केट में, तो ब्रश भी अच्छी होनी चाहिए। तो सीधी सादी ब्रश से हम दांत साफ करेंगे तो सारी की सारी कैविटी नहीं निकलती है। जो छोटे छोटे खाने के टुकड़े हैं वो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं। आकार, रंग, बनावट, पहुँच, सफाई की क्षमता के अलग अलग, एक से बढ़कर एक, छोटे बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है। इस तरह के मुँह के लिए अलग है, इस तरह के मुँह के लिए अलग है। फिर कलर भी अलग अलग होने चाहिए। महिलाओं की कलर से संबंधित समझ अलग होती है, पुरुषों की कलर से संबंधित समझ अलग होती है। तो एक ही वस्तु जिसका उपयोग सिर्फ दांत साफ करने के लिए किया जाता है, उसको किस किस तरीके से हमारे सामने आकर्षक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा किया जाता है, और हम इस जाल में फंस भी जाते हैं। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता से अलग अलग, एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट और टूथब्रश मार्केट में मौजूद है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए।
सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। तो ये सारी बातें हम अपने जीवन से जोड़कर देख सकते हैं और हमारे साथ ऐसा हो भी रहा है। यदि आज से बहुत साल पहले की बात करें तो इस तरह के उत्पाद मार्केट में नहीं थे, बाजार में नहीं थे। लोग नीम की दातुन करते थे, बबूल की दातुन करते थे और उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी खाना खा के सो जाते थे और उनके दांत बिल्कुल सुरक्षित रहते थे। तो इन बातों की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हमारा ध्यान कलर की तरफ जाता है, कितना अच्छा डिजाइन है। बच्चों के लिए कार्टून वाले ब्रश आ गए हैं, पकड़ने के लिए आरामदायक होना चाहिए। बच्चों के लिए कार्टून वाले ब्रश चाहिए, बच्चे कलर से आकर्षित होते हैं। डोरेमोन वाला, मिक्की माउस वाला, उसका डिजाइन ऐसा बना दिया जाता है। आजकल तो ऐसी टूथब्रश आती हैं जिसमें गाड़ी का डिजाइन बना होता है। बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती है खिलौनों के आकार में आती हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टूथपेस्ट और टूथब्रश का वही काम है। चाहे आप उसको कितना भी आकर्षक बना दें, कितना भी महंगा बना दें, लेकिन काम तो वो वही करने वाले हैं। टूथब्रश और टूथपेस्ट के बाद सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। बाजार में आप देख सकते हैं सुंदर बनाने के लिए कितने सारे प्रसाधन हैं, कितने सारे प्रोडक्ट हैं, कितने सारे उत्पाद हैं। और हम बिल्कुल जब उनकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि 15 दिनों में आप गोरा बन सकते हैं, 15 दिनों में आपकी पूरी काया पलट हो जाती है, अगर आपके रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, इस क्रीम का प्रयोग कीजिए, इतने खुशबूदार आप बन जाएंगे, इतने अच्छे बन जाएंगे। और किस तरह से मार्केट पूरा भरा पड़ा है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते चले जाते हैं। अब एक कंपनी है क्रीम बनाती है, फिर उसके बाद उसका दूसरा वर्जन आ जाता है, तीसरा वर्जन आ जाता है, खुशबू ऐड कर दी जाती है, नींबू ऐड कर दिया जाता है, मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दी जाती है, तुलसी ऐड कर दी जाती है और उतना ही वो महंगा होता चला जाता है। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। जो बड़ी बड़ी टीवी एक्ट्रेस हैं वो इतनी सुंदर कैसे दिखती हैं, क्योंकि मेकअप के माध्यम से इस तरह से वो हमें पर्दे पर दिखती है। वास्तविकता कुछ हो रही होती है लेकिन हम उनके आकर्षण में फंस जाते हैं। उनका मनपसंद साबुन, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। संभ्रांत क्या होता है? जो बहुत ही ऊंचे कुल की महिला होती है, जो बहुत ही हाई सोसाइटी की आप कह सकते हैं, जो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की महिला होती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, यानी कि इससे हमारा मान सम्मान बड़ा होता है समाज में। जितना महंगा हम प्रयोग करेंगे सामान, उतना ही हम बहुत ज़्यादा सम्मानित हो जाएंगे। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन महिलाओं के लिए। आजकल तो जो क्रीम होती है, पहले कुछ साल पहले क्रीम एक कॉमन क्रीम होती थी जिसमें परिवार के सभी सदस्य प्रयोग कर लेते थे, लेकिन आजकल तो लड़कियों की क्रीम अगर लड़के लगा लेते हैं तो ये तो उनकी प्रतिष्ठा के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो यहाँ पर इस दौड़ में एक तरह से पूरा मार्केट बना दिया गया है। महिलाओं का तो मार्केट है ही, लेकिन साथ में पुरुषों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को भी अलग कर दिया गया है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान क्या होते हैं? कपड़े। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगी भी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। अगर कोई कपड़ा हमने किसी दूसरे अवसर पर पहन लिया है तो उसको हम फिर आगे नहीं पहन सकते हैं, बहुत शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी। घड़ी किस लिए बांधते हैं? समय को देखने के लिए। लेकिन अब घड़ियाँ इतनी महंगी हो गई है, लाखों में घड़ियाँ आती हैं और वो भी वही समय दिखाती हैं। उससे यदि यही काम लेना हो तो किससे, यानी कि घड़ी से अगर सिर्फ समय देखना है तो 400-500 की घड़ी मिल जाती है। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए कि हमारे घर पर कंप्यूटर है, देखो हम कितने प्रतिष्ठित हैं, हम कितने सम्मानित हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। आजकल बुकिंग होती है और होटल में सब कुछ अरेंजमेंट किया जाता है, दिखाया जाता है रिश्तेदारों को, देखो हम कितने अमीर हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाइए। अब अस्पताल जो होते इलाज के लिए होते थे, लेकिन वहाँ पर भी 5 स्टार हॉस्पिटल्स होने लग गए हैं। वहाँ पर भी सुविधाएं, जितना आप पैसा दोगे उतनी सुविधाएं आपको मिलेंगी।
बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। अब स्कूल की रेटिंग भी 5 स्टार से होने लग गई है कि कितनी सुविधाएं दे रहा है। स्कूल में स्विमिंग पूल होने लग गए हैं और बड़ी बड़ी लग्जरी सुविधाएं दी जाती हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। तो ये चरम सीमा हम कह सकते हैं कि लोग कितना दिखावा करते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग हैं अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, क्या होता है कि वो पहले से बुकिंग कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद क्या होना चाहिए, मेरा अंतिम संस्कार किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से पूरा प्रबंध किया जाएगा, ताकि लोग मरने के बाद भी उस चीज़ को याद रखें। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजेगा। तो ये सारी बुकिंग पहले ही कर दी जाती है। सारा पैसे का कमाल है। जिसके पास पैसा है वो ये सब सुविधाएं कर सकता है। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, आधुनिकता को अपना रहे हैं, बिना सोचे समझे अपना रहे हैं। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान। तो मान सम्मान हमें अपनी बुद्धि के बल पर, हमें अपने गुणों के बल पर कमाना चाहिए। दिखावे के बल पर प्रतिष्ठा कैसे कमाई जा सकती है? लेकिन ये बात आजकल बिल्कुल फैल रही है, हम देख सकते हैं। चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना लगे। हास्यास्पद यानी कि उन पर हंसी ही आने वाली बात है कि मरने के बाद आप क्या देखने वाले हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। और हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है उसकी कब्र किस तरीके से सजाई गई है। मरने के बाद किसने क्या देखा है। मरने के बाद हमारी आत्मा जहाँ जाती है चली जाती है और हमारा पार्थिव शरीर मिट्टी बन जाता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मरने के बाद हम देखने नहीं वाले। तो ये हास्यास्पद लगता है, हंसने वाली बात लगती है। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। तो यहाँ पर लेखक इन बातों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बातें अभी इतनी बड़ी हो चुकी हैं। लोग इस जाल में इतना बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। तो ये उच्च वर्ग की बातें हो रही है, जिनके पास पैसा है, शानो शौकत दिखाने का समय है और उनके पास खर्च करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। लेकिन जो सामान्य जन है वो भी उसी समाज का हिस्सा है, उन्हीं के आसपास रहता है। वो जब इनको देखता है तो ललचाई निगाहों से देखता है। उनका भी मन करता है हम भी ऐसा करें। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, देखो विज्ञापन यहाँ पर दिखाया गया है कि भाई देखो सुपर ऑफर आपको मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। अच्छा है बुरा है ये हमें नहीं पता। शीतल जल है, साबुन है, बिस्कुट है, मोती जैसे दांत आप पा सकते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है, गुणों से भरपूर है। तो इतना आकर्षक बनाया जाता है कि एक साधारण मनुष्य भी अगर उसकी बजट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो खरीदने के लिए ललचाई नज़रों से इनको देखता है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। भारत स्वतंत्र हो गया है, पूरी तरह से प्रजातंत्र है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें। अभी सांस्कृतिक अस्मिता के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन होता है उसका मूल्य कम होना, उसका महत्व कम होना। तो हमारी जो परंपराएं हैं, जो कहीं ना कहीं सही भी थी, अच्छी भी थी, लेकिन उनको हम इतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि हम इन बेकार की चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। तो बौद्धिक दास्ता की बात हमने की थी कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी हम अपना रहे हैं। तो एक तरह से हम बुद्धि से गुलाम हो गए हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का हम अंधा अनुकरण कर रहे हैं। अब पाश्चात्य देशों में जलवायु कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की सोच कैसी है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, अब वो सारी बातें क्या भारत में हम लागू कर सकते हैं? बिना सोचे समझे नहीं कर सकते हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम बिना कुछ सोचे समझे अनुकरण कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा होता है कंपटीशन, जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता, यानी कि जो हमारा है, जो हमारे पास बहुत अच्छा है, उसका हम महत्व नहीं समझ रहे हैं और छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। छद्म आधुनिकता क्या होता है? जो कुछ समय के लिए हमें आकर्षित करने वाली होती है, जिसके बारे में हम अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोचते, बस अपना रहे हैं। बाकी लोग अपना रहे हैं तो हम भी अपना रहे हैं।
छद्म आधुनिकता क्या होती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ऐसी आधुनिकता जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बस दूसरे लोग अपना रहे हैं तो हमें भी अपनाना है। तो एक तरह से अंधी प्रतिस्पर्धा ये बढ़ती हुई चली जा रही है। हम सोच नहीं रहे कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनाना है क्योंकि दूसरे लोग इसको अपना रहे हैं। गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। दिग्भ्रमित होता है दिशा से भ्रमित होना, रास्ते से भटकना, कि हम किस तरह से जीवन जीते थे। हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वो हमारी पहचान थी, लेकिन उसको हम भूल रहे हैं। हम कहीं से भी किसी का भी कुछ भी अपना रहे हैं बिना सोचे समझे कि क्या हमारे देश में या हमारे जीवन में इसको लागू करना सही है, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित होता है रास्ते से भटकना, दिशा से भटकना। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अन्य निर्देशित यानी कि दूसरों के द्वारा संचालित हो रहा है। अपनी हमारी सोच ही नहीं बची है, बुद्धि ही नहीं बची है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं और विज्ञापन इसमें आग में घी का काम कर रहा है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति है। हम उनके वश में आ जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनका हम सोच समझ के प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अपव्यय होना यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। शीतल पेय क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे हैं कूड़ा खाद्य। कूड़ा खाद्य यानी कि उनसे हमें मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन बाकी लोग खा रहे हैं तो हम भी खा रहे हैं। जीभ का स्वाद है इसलिए हम खा रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं इसलिए हम खा रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, ये हम नहीं सोच पा रहे हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो जो उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनमें दूरियां बढ़ती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि उच्च वर्ग के पास सब कुछ है और वो इतना दिखावा कर रहा है। मध्यम वर्ग उनसे ललचाई नज़रों से देख रहा है। निम्न वर्ग इतना अभाव में है कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है। और इस तरह से सामाजिक सरोकार, आपस में जो मेल जोल का भाव है वो कम होता चला जा रहा है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अतर आक्रोश अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, समाज में शांति नहीं होगी। क्योंकि सभी लोग अगर इस तरह से दिखावा करेंगे तो जिनके पास जो चीज़ें नहीं हैं वो क्या करेंगे, उनमें अशांति होगी और इस तरह से समाज में एक तरह से अराजकता फैल जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का अंतिम सत्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाने से हम खुश नहीं रह सकते? क्या ज़्यादा से ज़्यादा और महंगी से महंगी उत्पाद और वस्तुएं प्रयोग करने से ही हम खुश हो सकते हैं? क्या यही हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है? तो सादा जीवन उच्च विचार, यहाँ पर बिल्कुल सही कहावत लागू होती है कि जितना हम सादा जीवन व्यतीत करेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे और जितने हमारे विचार उच्च रहेंगे, हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, उतना ही हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टेटस सिंबल कुछ और ही बन गया है। जितना हम दिखावा करेंगे, जितना महंगा सामान हम दिखाएंगे, उतना ही हम क्या कहलाएंगे, बुद्धिमान कहलाएंगे। तो इस तरह की जो संस्कृति है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हम अपने आसपास देख भी सकते हैं। अभी ये पाठ बहुत पहले लिखा गया था, तो अभी में और इस पाठ के लिखते समय कितना अंतर आ गया है और आगे आने वाले 100 सालों में बहुत कुछ बदल जाएगा। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तुष्टि यानी कि संतुष्टि, यानी कि हम झूठी खुशी के पीछे भाग रहे हैं। हमारे पास संतुलन नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, लेकिन फिर भी हम भागे चले जा रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। यानी कि हम स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, दूसरों के बारे में कम और सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़, ये हम सभी के लिए सवाल है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। यानी कि हम खुद को भूलकर दूसरों को अपनाएं, ये तो बहुत ही गलत है। हम अपना सम्मान करें, दूसरों की जय से पहले हम खुद की जय करें। हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, फिर जो सही है दूसरों का वो हम अपना सकते हैं। सही और गलत पे विचार करना हमेशा ही फायदेमंद होता है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को भी हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।
तो यहाँ पर श्यामाचरण दुबे जी हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस बहुत बड़ी समस्या के ऊपर, और ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है और ये धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जा रही है। कितने सारे बच्चे हैं जो तनाव में आ जाते हैं, जो एक दूसरे बच्चों को बड़ी बड़ी वस्तुएं, बड़ी बड़ी महंगी वस्तुएं प्रयोग करते हुए देखते हैं और उनका भी मन ललचाता है, उनका भी मन करता है काश हम भी खरीद पाएँ। उनके परिवार के सदस्य नहीं खरीद पाते हैं, तनाव में रहते हैं, गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं और किस तरह से समाज में अशांति फैल जाती है। और छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बहुत बड़े व्यक्ति, समझदार व्यक्ति भी एक दूसरे से देखकर कितना प्रभावित होते हैं। महिलाएं भी, अगर किसी महिला को किसी दूसरी महिला की वस्तुएं बहुत पसंद आती है तो घर में कलेश हो जाता है, क्योंकि हम नहीं खरीद सकते लेकिन वो उसको देखकर इतना प्रभावित हो जाती हैं। इस तरह के छोटे छोटे उदाहरण हमारे आसपास फैले पड़े हैं और इस तरीके से हम इन बातों को हम समझ सकते हैं कि लेखक की जो चिंता है वो सही है, गलत नहीं है। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, तो अगर पाठ आपने ध्यान से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है? तो दिखावे की संस्कृति बनती हुई चली जा रही है। जितनी वस्तुओं का हम उपभोग करेंगे वही सुख कहा गया है, तो इसके बारे में विस्तार से आप लिख सकते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो छोटे छोटे उदाहरण यहाँ पर लेखक ने हमारे सामने रखे हैं। टूथपेस्ट वाला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, सौंदर्य प्रसाधन वाला उदाहरण दिया गया है, घड़ी वाला उदाहरण दिया गया है, तो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है, बिल्कुल कहा है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे समाज में अशांति फैल रही है। आशय स्पष्ट करने का मतलब होता है कि उसकी व्याख्या करना, उसको समझाना। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, तो हमारा जो चरित्र है वो भी इन चीज़ों के प्रयोग से धीरे धीरे बदल रहा है। दिखावा करने से हम लालची बनते हुए चले जा रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं कि जो उत्पाद है वही हमारे लिए भगवान बन गया है, वही सब कुछ बन गया है। मानवीय जो गुण है, मानवीय जो मूल्य हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अब अमेरिका और यूरोप में लोग अपने मरने के बाद बुकिंग करवाते हैं कि किस तरह का कब्रिस्तान उनके आसपास रहेगा, किस तरह की कब्र उनकी रहेगी। तो ये हास्यास्पद लगता है कि किस तरह का दिखावा, किस तरह की जो संस्कृति है, प्रतिष्ठा की संस्कृति है, वो हम अपना रहे हैं। रचना और अभिव्यक्ति से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनको आप पढ़कर देख लीजिएगा। यहाँ पर भाषा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो धीरे धीरे जोर से लगातार क्रिया विशेषण से संबंधित यहाँ पर शब्द हैं, विशेषण से संबंधित शब्द दिए गए हैं, और यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे पढ़कर देख सकते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं और ये जो परिभाषाएं थी इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज ये पूरा पाठ हमने पढ़ने की कोशिश की है। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, पाठ आपको समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और विज्ञापन की दुनिया से हमें, मुझे, हम सबको अपने आप को बचाना है। जो ज़रूरी है, जो बहुत ही आवश्यक है, उसके ऊपर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, और जो चीज़ें हमें अपने जाल में फंसा रही है, ललचा रही है, उससे हमें अपने आप को बचाना है। और इन सभी से बचने का एक ही तरीका है कि हम जितना मजबूत बनेंगे मानसिक तौर पर, उतना ही हम इन चीज़ों के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। बाकी हमें जितना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए उतनी ही कम है, क्योंकि जितना ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जितनी समझ हमारी विकसित होती है, तो ये जो जाल होते हैं, ये जो जंजाल है, विज्ञापन और ये पूरा बाजार है, इससे हम बच सकते हैं। बुद्धि के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, मैच्योरिटी के माध्यम से, परिपक्वता के माध्यम से हम बच सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।